दोस्तों, आज आप सुनेंगे सर आर्थर कॉनन डॉयल के शर्लॉक होम्स सीरीज के 4 नॉवेल्स में से एक द साइन ऑफ 4 हिंदी में। शर्लॉक होम्स ने मेंटल पीस के कोने से अपनी शीशी और सुंदर से केस में से एक सिरिंज लिया। अपनी लंबी सफेद घबराई उंगलियों से उसने नाजुक सुई को संभाला और अपने बाएं हाथ की आस्तीन मोड़ी। कुछ देर तक उसकी आंखें कुछ विचार करती अपनी बाह और कलाई पर टिकी रहीं, जो सुई के अनगिनत निशानों से छितरी पड़ी थी। आखिर में उसने सिरिंज से सुई अपने हाथ में डाली और अपनी शनील के कवर वाली आराम कुर्सी में संतोष की सांस भरते हुए धंस गया। कई महीनों से मैं दिन में 3 बार उसे ऐसा करते देख रहा था, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी इसका आदी नहीं हुआ था। इसके विपरीत दिन पर दिन मैं ये देखकर चिढ़ता जा रहा था और रोज मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती थी कि मुझमें इतना भी साहस नहीं है कि मैं इस बात का विरोध कर सकूं। मैं बार बार कसम खाता कि इस बारे में अपने मन की बात अपने दोस्त को कह डालूंगा, लेकिन उसके शांत भाव में कुछ ऐसा था कि मैं उससे खुलकर बात करने में हिचकता था। उसकी क्षमता, उसके हाव भाव और उसके अद्भुत गुणों के जो अनुभव मुझे हुए थे, उनके कारण मैं उसे नाराज करने की हिम्मत जुटा ही नहीं पाता था। फिर भी उस दोपहर पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मुझे लगा कि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने खींचे हुए स्वर में उससे पूछा, आज क्या ले रहे हो, मॉर्फिन या कोकीन? उसने अलसाते हुए अपनी किताब से आंखें उठाईं। फिर बोला, कोकीन, 7% का घोल। क्या तुम भी आजमाना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। मेरा शरीर अभी अफगानिस्तान के युद्ध से पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुआ है। मैं अपने शरीर पर और जोर नहीं डाल सकता। मेरे इस लहजे में मना करने पर वो मुस्कुराया और बोला, शायद तुम ठीक कहते हो वॉटसन। मुझे पता है ये शरीर पर कितना बुरा असर डालता है, लेकिन फिर भी ये मुझे इतनी उत्तेजना देता है और दिमाग को इतनी स्पष्टता कि शरीर पर थोड़ा बहुत बुरा असर पड़ भी जाए तो मुझे उसमें कोई हर्ज नहीं दिखाई देता। मैंने कहा, लेकिन जरा ये तो सोचो कि तुम्हें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसा कि तुम कहते हो सकता है तुम्हारा दिमाग इससे उत्तेजित हो जाता हो, लेकिन ये बड़ी ही रोग फैलाने वाली और विकृत प्रक्रिया है, जिसमें शरीर के सेल्स में बदलाव होता है और शरीर में हमेशा के लिए कमजोरी आ जाती है। तुम्हें यह भी पता है कि तुम्हारे ऊपर इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या फायदा है ऐसे क्षणिक आनंद का? उन महान शक्तियों को तुम क्यों खोना चाहते हो जो तुम्हें ईश्वर की तरफ से सौगात में मिली हैं? याद रखो, मैं तुमसे एक दोस्त की हैसियत से ही नहीं, बल्कि एक डॉक्टर की हैसियत से भी बात कर रहा हूं। एक ऐसे आदमी से जिसके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी कुछ हद तक मेरे ऊपर भी है। मुझे ऐसा नहीं लगा कि उसने मेरी बात का बुरा माना हो। इसके विपरीत उसने अपनी उंगलियों के पोरों को आपस में जोड़ा और अपनी कोहनियां अपनी कुर्सी के हत्थे पर टिका दी, मानो इस बातचीत में उसे मजा आ रहा हो। फिर वो बोला, बिना काम के मेरा मन विद्रोह करने लगता है। मुझे समस्याएं दो, काम दो, संकेतों में लिखा हुआ कोई लेख दो, कोई पेचीदा उलझन दो, तो मेरा मन लगा रहता है। फिर मुझे इन बाहरी चीजों की यानी नशे की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैं इस तरह का दुनिया में अकेला आदमी हूं, एकमात्र सलाहकार जासूस जो पेशेवर नहीं है। जासूसी में मैं ही आखिरी और सबसे ऊंची कोर्ट ऑफ अपील हूं। जब ग्रेगसन या लेस्ट्रेड किसी उलझन में पड़े होते हैं जो उनके लिए एक सामान्य बात है, तब मामला मेरे सामने रखा जाता है। मैं सारे तथ्यों पर गौर करता हूं और एक विशेषज्ञ के तौर पर अपनी राय जाहिर करता हूं। ऐसे मामलों में मैं कभी श्रेय भी नहीं मांगता। मेरा नाम किसी अखबार में नहीं छपता। मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होता है वो केस और उसको सुलझाने में लगाई गई अपनी क्षमता। और अब तो खुद तुमको भी जेफरसन होप मामले में मेरे काम के तरीके का कुछ अनुभव हो ही गया है। हाँ, हो गया है, मैंने कहा। मैं कभी भी अपने जीवन में किसी से इतना प्रभावित नहीं हुआ। मैंने उसे एक छोटे से ब्रोशर में सुरक्षित रखा है, अ स्टडी इन स्कारलेट के नाम से। उसने उदासी से अपना सिर हिलाया और बोला, हाँ, मैंने उसे देखा था। अगर ईमानदारी से कहूं तो मैं तुम्हें उसके लिए बधाई नहीं दे सकता। जासूसी पूरी तरह से एक विज्ञान है और उससे इसी तरह ठंडा और भावहीन बर्ताव करना चाहिए। तुमने उसके अंदर रोमांच मिला दिया है, जिससे उसका असर ऐसा हो रहा है मानो तुमने कोई प्रेम कहानी लिखी हो या यूक्लिड की कहानी में प्रेमी प्रेमिका के फरार होने का किस्सा। मैंने उसे डांटते हुए कहा, लेकिन रोमांच तो उस किस्से में था ही। मैं तथ्यों से छेड़छाड़ नहीं कर सकता था। कुछ तथ्यों को दबाया जाना चाहिए या फिर कम से कम उन्हें पेश करने में अनुपात को सही रखा जाना चाहिए।
इस केस में सिर्फ एक बात थी जिसका जिक्र किया जा सकता था, और वो थी तर्क से निष्कर्ष निकालना, नतीजों से कारण तक, जिसके द्वारा मैं इसे सुलझाने में सफल रहा था। मुझे उस काम के लिए उसके मुंह से अपनी कमियां सुनना बहुत ही बुरा लगा जो मैंने उसे खुश करने के लिए किया था। मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि मैं उसके अहंकार से चिढ़ रहा था, जो चाहता था कि मेरे लेख की हर पंक्ति उसकी ही तारीफ का बखान करे। बेकर स्ट्रीट में उसके साथ गुजारे हुए इतने वर्षों में मैंने कई बार ये महसूस किया था कि मेरे मित्र के शांत और उदासीन भाव के नीचे हल्का सा घमंड भी दबा हुआ था। लेकिन फिर भी मैंने कोई टिप्पणी नहीं की और अपने जख्मी पैर पर मरहम पट्टी करता रहा। उसके अंदर कुछ समय पहले एक गोली लग गई थी। मुझे चलने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन फिर भी हर बदलते मौसम के साथ उसमें दर्द होने लगता था। कुछ समय बाद अपना पाइप भरते हुए होम्स बोला, मेरी प्रैक्टिस का हाल में महाद्वीप तक विस्तार हो गया। पिछले हफ्ते फ्रैंकोस लाविलार्ड ने मुझसे सलाह ली थी, जो तुम जानते ही हो फ्रांसीसी जासूसी सेवा में काफी ऊंचा उठ रहा है। उसमें सहज ज्ञान भी है, लेकिन उसमें वो ज्ञान नहीं है जो उसकी कला को निखार सके। ये केस एक वसीयत से संबंधित था और उसकी कुछ बातें तो बड़ी ही रोचक थीं। मैंने उसको 2 मिलते जुलते केसों का हवाला दिया। एक 1857 में रिगा का केस था और दूसरा 1871 में सेंट लुइस का, जिनसे उसे असली हल ढूंढने में मदद मिली। ये रहा वो पत्र जो मुझे आज सवेरे ही मिला है, जिसमें उसने मेरी मदद के लिए एहसान जताया है। बोलते बोलते उसने मेरी तरफ एक मुड़ा तुड़ा विदेशी कागज का टुकड़ा फेंका। मैंने उस पर ऊपर से नीचे तक नजर दौड़ाई, जिसमें तारीफों की भरमार थी। इससे मालूम पड़ता था कि वो फ्रांसीसी उसका कितना बड़ा प्रशंसक है। ये तो ऐसे लग रहा है मानो शिष्य गुरु से बात कर रहा हो, मैंने कहा। होम्स ने हल्केपन से कहा, वो कुछ नहीं, वो मेरी मदद को कुछ ज्यादा ही भाव दे रहा है। वो खुद भी काफी हुनर वाला है। एक आदर्श जासूस के लिए जरूरी 3 में से 2 गुण उसके पास हैं। उसमें गौर करने की और निष्कर्ष निकालने की क्षमता है। उसमें बस ज्ञान की कमी है, और हो सकता है समय के साथ वो भी आ जाए। अब वो मेरे सारे कामों का फ्रेंच में अनुवाद कर रहा है। तुम्हारे काम? ओह, क्या तुमको नहीं मालूम? वो हंसते हुए बोला। दरअसल मैंने कई लेख भी लिखे हैं। ये सभी तकनीकी विषयों पर आधारित हैं। जैसे कि इस लेख को देखो, जिसका शीर्षक है विभिन्न तंबाकुओं की राख के बीच फर्क। इसमें मैंने 140 तरह के सिगारों, सिगरेटों और पाइपों का ब्यौरा दिया है। ये मुद्दा लगातार आपराधिक मामलों में उठता रहता है और सुराग के तौर पर यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप निश्चित तौर पर यह कह सकें कि हत्या किसी ऐसे आदमी ने की है जो हिंदुस्तानी हुक्का पी रहा था, तो आपकी छानबीन का दायरा कम हो जाता है। एक प्रशिक्षित नजर के लिए कृष्णोपोली की काली राख और बर्ड आई की सफेद फूली हुई राख में उतना ही फर्क है जितना आलू और पत्ता गोभी में। कमाल हो तुम होम्स, तुम्हारे पास छोटी से छोटी बात पर गौर करने की अद्भुत क्षमता है, मैंने कहा। मैं उनके महत्व की कद्र करता हूं। मेरा ये लेख पैरों के निशानों से संबंधित है और इसमें कुछ टिप्पणियां भी हैं कि कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करके पैरों के निशानों के सांचे बनाए जा सकते हैं। ये छोटा सा लेख ये बताता है कि किसी के पेशे का उसके हाथ की बनावट पर कैसे असर पड़ता है, और सबूत के तौर पर मैंने पत्थर के सांचों पर नाविक, बुनकर, हीरा तराशने वाले, स्लेट बनाने वाले और लिखने वालों के हाथों के छापे दिखाए हैं। वैज्ञानिकों और जासूसों के लिए ये काफी रुचि का विषय है, खासकर उन लाशों के मामले में जो लावारिस होती हैं, या फिर अपराधियों की पिछली जिंदगी के बारे में जानने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं अपने इस प्रिय विषय से तुम्हें बोर कर रहा हूं। मैंने उत्सुकता से जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो ये बहुत ही मजेदार लग रहा है कि देखूं तुम इसको व्यवहार में कैसे लेकर आते हो। लेकिन अभी तुम निरीक्षण और निष्कर्ष की बात कर रहे थे। इनमें से एक का संबंध दूसरे से तो अवश्य ही होगा। अपनी आराम कुर्सी पर थोड़ा और पसरते हुए, अपने पाइप से धुएं के छल्ले छोड़ते हुए वो बोला, उदाहरण के लिए, जैसे कि अपने निरीक्षण से मुझे पता चलता है कि तुम आज सवेरे विगमोर स्ट्रीट के डाकखाने गए थे, पर निष्कर्ष ये बताता है कि वहां से तुमने एक तार भेजा है। ये दोनों ही बातें सही हैं, मैंने कहा, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे। मेरे दिमाग में बैठे बैठे अचानक ये बात आई और मैंने ये किसी को बताया भी नहीं था। फिर तुम्हें कैसे पता चला? उसने मेरे आश्चर्य पर हंसते हुए कहा, ये तो बड़ी आसान बात है, इतनी आसान कि उसको समझाना भी बेकार होगा।
लेकिन फिर भी इससे निरीक्षण और निष्कर्ष की अपनी अपनी सीमाएं तय हो जाएंगी। निरीक्षण से मुझे पता चला कि तुम्हारे जूते के नीचे लाल मिट्टी इस तरह फैली है कि उस पर चले बिना आप अंदर नहीं आ सकते। वो मिट्टी जिस लाल रंग की है वो आसपास कहीं नहीं है। ये तो था निरीक्षण, बाकी सब निष्कर्ष है। तो फिर तार वाला निष्कर्ष तुमने कैसे निकाला? वो ऐसे कि ये तो मैं जानता ही था कि तुमने कोई पत्र नहीं लिखा, क्योंकि सारी सुबह मैं तुम्हारे सामने ही था। तुम्हारी मेज की खुली हुई दराज में मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे पास डाक टिकट भी हैं और पोस्ट कार्ड्स की एक मोटी गड्डी भी। फिर तुम डाक खाने क्या करने जाओगे सिवाय तार भेजने के? बाकी बातें एक तरफ हटा दो और जो बचे वही हकीकत होती है। मैंने थोड़ा सोचते हुए जवाब दिया, हाँ, इस मामले में तो ऐसा ही है। फिर भी जैसे तुम कहते हो कि बात बहुत साधारण है, क्या तुम मुझे ढीठ कहोगे अगर मैं तुम्हारी एक कठिन परीक्षा लूं? बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त, इसके विपरीत ये मुझे कोकीन की दूसरी खुराक लेने से रोकेगा। मुझे किसी भी समस्या में झांकने में बड़ी खुशी होगी जो तुम मेरे सामने रखोगे। बताओ, क्या परीक्षा लेना चाहते हो? मेरे पास एक घड़ी है जो हाल ही में मेरे पास आई है। क्या तुम मुझे इसके पुराने मालिक के चरित्र या आदतों के बारे में कुछ बता सकते हो? मैंने घड़ी उसे थमा दी और मुझे मन ही मन हंसी आ रही थी, क्योंकि मेरी सोच के अनुसार उसका इस परीक्षा में पास होना बिल्कुल असंभव था। मैं चाहता था कि इससे उसे कुछ सबक मिले और उसका घमंड टूट जाए। उसने घड़ी को अपने हाथों में तोला, उसके डायल को देर तक देखा, उसे पीछे से खोला और उसकी अंदर की कारीगरी को परखा, पहले सिर्फ आंखों से और फिर एक तेज लेंस के द्वारा। उसके निराशा से भरे चेहरे को देखकर मैं अपनी मुस्कुराहट दबा नहीं पा रहा था। आखिरकार उसने घड़ी मेरे हाथों में लौटा दी। फिर बोला, इसमें कोई खास जानकारी नहीं है। इस घड़ी को हाल में ही साफ किया गया है, जिससे असली तथ्य गायब हो गए हैं। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सही कह रहे हो, मेरे पास भेजे जाने से पहले इसे साफ किया गया था। दिल ही दिल में मैंने उसे दोष दिया कि उसने अपनी हार को छुपाने के लिए एक बहुत ही बेकार बहाना ढूंढा था। एक गंदी घड़ी में उसे भला क्या जानकारी मिल जाती? उसने सपनों से भरी बेजान सी आंखों से छत की ओर ताकते हुए कहा, ज्यादा संतोषजनक तो नहीं थी, लेकिन मेरी खोज पूरी तरह बेकार भी नहीं रही। अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे टोक देना। ये घड़ी शायद तुम्हारे बड़े भाई के पास थी, जिसको ये तुम्हारे पिता से विरासत में मिली थी। ये बात तो शर्तिया तुमने पीछे बनाए हुए निशान से जानी होगी। मैंने कहा, बिल्कुल, उस निशान से तुम्हारा अपना नाम मालूम पड़ता है। घड़ी की तारीख करीब 50 साल पुरानी है और उस पर खुदे हुए अक्षर भी उतने ही पुराने हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये पिछली पीढ़ी के लिए बनाई गई थी। जेवर अक्सर बड़े बेटे को विरासत में मिलते हैं और ज्यादातर उसका नाम पिता के नाम पर रखा जाता है। अगर मुझे ठीक याद है तो तुम्हारे पिता की मृत्यु हुए कई साल बीत गए हैं, इसलिए ये अब तक तुम्हारे बड़े भाई के पास थी। अब तक तो सब ठीक बताया है। और कुछ? मैंने पूछा। वो काफी गंदी आदतों वाला शख्स था, बहुत गंदा और लापरवाह। उसको काफी दौलत विरासत में मिली थी, लेकिन उसने सारे अवसर गंवा दिए। कुछ समय गरीबी में बिताया। मुझे बस इतना ही पता चल पाया है। मैं अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और दिल में कड़वाहट भरी बेचैनी से कमरे में लंगड़ाता हुआ टहलने लगा। ये तुमने बहुत गलत किया है होम्स। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम इस कदर गिर जाओगे। तुमने मेरे दुखी भाई के इतिहास के बारे में छानबीन की और अब तुम नाटक कर रहे हो कि तुमने इस घड़ी से ये जानकारी प्राप्त की है। तुम मुझसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं इस बात पर विश्वास कर लूं कि ये सारी बातें तुम्हें उसकी पुरानी घड़ी में झांकने से पता चली हैं। ये साफ साफ क्रूरता है और तुमने मेरे साथ छल किया है। उसने प्यार से कहा, माय डियर डॉक्टर, मुझे माफ करना। इस समस्या को बताते वक्त मैं भूल गया था कि ये तुम्हारे लिए कितनी व्यक्तिगत और तकलीफदेह बात है। मैं तुम्हें पूरा आश्वासन देता हूं कि मुझे ये पता भी नहीं था कि तुम्हारा कोई भाई है जब तक तुमने मुझे ये घड़ी पकड़ाई नहीं थी। तो फिर तुमको ये सारी बातें कहां से पता चली? इनमें से हर एक बात सच्ची है। मैं वही बता सका जो संभावित था। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी बातें इतनी सही निकलेंगी। लेकिन ये खाली तुक्के तो नहीं थे? नहीं, मैं कभी तुक्के नहीं लगाता। ये तो बड़ी ही बुरी आदत है, तर्क शक्ति को नष्ट कर देती है।
तुमको जो अजीब लग रहा है वो इसलिए क्योंकि तुम मेरे विचारों के प्रवाह के अनुसार नहीं बहते और ना ही उन छोटी छोटी बातों पर गौर करते हो जिन पर महत्वपूर्ण निष्कर्ष निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए, मैंने शुरुआत ये कहते हुए की थी कि तुम्हारा भाई लापरवाह था। जब उस घड़ी के केस के निचले भाग को देखोगे तो वो ना सिर्फ 2 जगहों से टूटा हुआ है, बल्कि उसमें जगह जगह खरोंच के भी निशान हैं, क्योंकि उसकी आदत थी कि उस घड़ी के साथ जेब में दूसरी कठोर चीजें भी रख दी जाएं, जैसे सिक्के या चाबियां। वो जरूर लापरवाह होगा। ये समझने के लिए भी ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है कि जो शख्स इतनी महंगी घड़ी विरासत में पाता है उसे और भी कीमती सामान जरूर मिला होगा। मैंने सिर हिलाकर यह दिखाया कि मुझे उसका तर्क समझ में आ रहा है। उसने फिर कहा, इंग्लैंड में चीजें गिरवी रखकर उसके बदले पैसा देने वालों में ये बात आम है कि जब वे घड़ी लेते हैं तो टिकट के नंबर को किसी सुई की नोक से खरोंच देते हैं। ये किसी लेबल से ज्यादा आसान काम है, क्योंकि फिर उसकी संख्या खोने का या अदला बदली होने का डर नहीं रहता। मेरे लेंस से देखने पर मुझे 4 ऐसे नंबर दिखाई दे रहे हैं। इससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि तुम्हारा भाई अक्सर दिवालिया हो जाता था। दूसरा निष्कर्ष कि बीच बीच में वो खुशहाल भी रहता था, वो इसलिए कि अगर नहीं रहता तो अपनी घड़ी को छुड़वा कैसे पाता। अंत में मैं चाहता हूं कि तुम इसके अंदर की प्लेट में झांक कर देखो जिसमें चाबी वाला सुराख है। कोने से किस आदमी की घड़ी की चाबी इतनी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है? तुम कभी भी किसी नशेड़ी की घड़ी ऐसी चाबी के बिना नहीं देखोगे। वो रात को घड़ी की चाबी भरता है और अपने लड़खड़ाते हाथों की छाप घड़ी पर छोड़ देता है। इसमें रहस्य वाली क्या बात है? ये बात तो अब दिन की तरह साफ है, मैंने जवाब दिया। मुझे उस अन्याय पर खेद है जो मैंने तुम्हारे साथ किया। मुझे तुम्हारी अद्भुत क्षमता पर पूरा विश्वास होना चाहिए था। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूं कि तुम्हारे पास इस समय कोई केस हाथ में है या नहीं? कोई नहीं है, और इसीलिए तो मुझे कोकीन का सहारा लेना पड़ रहा है। दिमागी काम के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। जीने के लिए और भला है ही क्या? यहां पर खड़े होकर खिड़की से देखो, क्या इससे ज्यादा उदास, बेजान, बिना फायदे की दुनिया कहीं हो सकती है? जरा देखो कैसे पीला कोहरा सड़कों पर छाया हुआ है और मिट्टी के रंग के घरों के ऊपर मंडरा रहा है। इससे ज्यादा बेजान और उबाऊ भला और क्या हो सकता है? काबिलियत होने का क्या फायदा डॉक्टर, अगर आपके पास उसका इस्तेमाल करने का मौका ही ना हो। अपराध बहुत आम बात है, अस्तित्व आम बात है, और धरती पर आम गुणों के अलावा दूसरे गुणों के लिए जगह नहीं है। उसके इस भाषण का जवाब देने के लिए मैंने अपना मुंह खोला ही था कि एक तेज दस्तक के साथ हमारी मकान मालकिन अंदर आई, एक पीतल की ट्रे में एक कार्ड लिए हुए। उसने मेरे मित्र को संबोधित करते हुए कहा, आपसे मिलने के लिए एक युवती आई है सर। उसने पढ़ा, मिस मैरी मॉर्स्टन। ये नाम मुझे याद नहीं। उससे कहो कि यहाँ ऊपर आए। और तुम भी यहीं रुको डॉक्टर, मैं चाहता हूं कि तुम यहीं रहो। कुछ ही पलों में मिस मॉर्स्टन कमरे में सधे हुए कदमों से दाखिल हुई। उसके हाव भाव में आत्मविश्वास था। वो हल्के भूरे रंग के बालों वाली इकहरे बदन की नाजुक सी लड़की थी, जिसने सलीकेदार कपड़े पहन रखे थे और हाथों में दस्ताने। उसके कपड़ों में एक सादगी थी जिससे पता चलता था कि उसके पास सीमित साधन थे। उसकी ड्रेस सादे से स्लेटी रंग की थी और ठीक से सिली हुई भी नहीं थी। उसने इसी रंग की एक पगड़ी जैसी पहन रखी थी, जिसके एक तरफ सफेद रंग का एक पंख लगा हुआ था। उसके नैन नक्श बहुत तीखे नहीं थे, न रंग ही बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसके चेहरे के भावों से वो बहुत ही प्यारी और मिलनसार लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखों में एक अजीब सी सहानुभूति और पवित्रता थी। औरतों के अपने अनुभव में जो कई देशों और 3 अलग अलग महाद्वीपों से इकट्ठा किया गया था, मैंने पहले कभी ऐसा चेहरा नहीं देखा था जिसमें इतनी संवेदनशीलता झलकती हो। मैं ये गौर करने से नहीं चूका कि जब वो शर्लॉक होम्स द्वारा पेश की गई कुर्सी पर बैठी तो उसके होंठ थरथरा रहे थे और हाथ कांप रहे थे, जिससे पता चल रहा था कि वो अंदर से बहुत बेचैनी महसूस कर रही थी। कांपते स्वर में वो बोली, मैं आपके पास आई हूं मिस्टर होम्स, क्योंकि आपने एक बार मेरी मालकिन मिसेस सेसिल फॉरेस्टर की एक छोटी सी घरेलू समस्या सुलझाने में मदद की थी। वो आपकी काबिलियत और दया से बहुत प्रभावित थी। होम्स ने कुछ याद करते हुए दोहराया, मिसेस सेसिल फॉरेस्टर, हाँ मैं समझता हूं मैंने उसकी थोड़ी बहुत मदद की तो थी, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है वो केस काफी आसान सा था। लेकिन वे ऐसा नहीं सोचती, और कम से कम मेरे केस के बारे में तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। मैं सोच भी नहीं सकती
कि जिन हालातों में मैं हूं उससे ज्यादा अजीब और रहस्यमयी और भी कुछ हो सकता है। होम्स की आंखें चमकने लगीं। वो अपनी कुर्सी पर आगे खिसक कर बैठ गया। उसके तीखे नाक नक्श वाले चेहरे पर विलक्षण सोच विचार के भाव थे। उसने बड़े ही व्यावसायिक अंदाज में कहा, मुझे अपनी कहानी सुनाओ। उस पल मुझे लगा कि मैं बड़ी शर्मनाक स्थिति में हूं। मैंने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, मुझे माफ कीजिए, मैं चलता हूं। मुझे हैरानी हुई कि युवती ने अपना दस्ताने वाला हाथ उठाकर मुझे रोका। फिर वो होम्स से बोली, अगर तुम्हारा दोस्त हमारी खातिर रुक जाता है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी सहायता होगी। मैं वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। लड़की ने कहना शुरू किया, बात यह है कि मेरे पिता एक इंडियन रेजिमेंट में ऑफिसर थे और उन्होंने मुझे तभी वापस अपने देश भेज दिया था जब मैं छोटी सी थी। मेरी माँ मर चुकी थी और इंग्लैंड में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, लेकिन मुझे एक आरामदायक बोर्डिंग हाउस में रखा गया और मैं 17 साल की उम्र तक वहां रही। 1878 में मेरे पिता ने, जो अपनी रेजिमेंट के सीनियर कैप्टन थे, 12 महीनों की छुट्टी ली और घर आ गए। उन्होंने लंदन से मुझे तार भेजा कि वो सही सलामत आ चुके हैं और मैं फौरन उनसे मिलने चली आऊं, लैंघम होटल के उनके पते पर। जहां तक मुझे याद है उनका संदेश दया और प्यार से भरा था। लंदन पहुंचकर मैं लैंघम पहुंची और वहां मुझे बताया गया कि कैप्टन मॉर्स्टन वहां रह रहे थे, लेकिन पिछली रात वो बाहर गए थे और फिर वापस नहीं आए। मैं सारा दिन उनका इंतजार करती रही, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं मिली। होटल मैनेजर की सलाह पर मैंने पुलिस से संपर्क किया और अगली सुबह हमने सारे अखबारों में विज्ञापन दे दिया। हमारी खोजबीन का कोई नतीजा नहीं निकला। उस दिन के बाद से आज तक मेरे बदनसीब पिता के बारे में हमें कोई भी खबर नहीं मिली है। वो अपने देश लौटे थे दिल में उम्मीदें लिए, कुछ शांति और कुछ आराम पाने के लिए, और उसकी बजाय। इतना कहकर उसने अपने गले पर हाथ रखा और एक घुटी हुई सिसकी से उसकी बात बीच में ही कट गई। होम्स ने अपनी नोटबुक खोलते हुए पूछा, उस दिन क्या तारीख थी? वे 3 दिसंबर 1878 को गायब हुए थे, करीब 10 साल पहले। उनके सामान का क्या हुआ? वो होटल में ही पड़ा रहा। उसमें ऐसा कुछ नहीं था जिससे कोई सुराग मिल सके। कुछ कपड़े थे, कुछ किताबें और अंडमान द्वीप से लाई गई कुछ छोटी मोटी कलाकृतियां। वे वहां न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने वाले अपराधियों के अधिकारी थे। क्या शहर में उनके कोई दोस्त थे? सिर्फ एक, जिनके बारे में हम जानते हैं, उन्हीं की रेजिमेंट 34वीं बंबई पैदल सेना के मेजर शॉल्टो। मेजर कुछ समय पहले रिटायर हो गया था और अपर नॉरवुड में रहता था। हमने उससे संपर्क भी किया था, लेकिन उसे ये बात मालूम ही नहीं थी कि उसका साथी अफसर इंग्लैंड में है। ये केस तो वाकई अजीब है। सबसे अजीब बात तो मैंने अभी बताई ही नहीं है सर। 6 साल पहले यानी 4 मई 1882 को द टाइम्स में एक विज्ञापन छपा जिसमें मिस मैरी मॉर्स्टन का पता पूछा गया था और ये कहा गया था कि अगर वो सामने आती है तो ये उसके हित में होगा। विज्ञापन के साथ कोई नाम या पता नहीं था। उस समय मैंने मिसेस फॉरेस्टर के घर पर आया की नौकरी शुरू की ही थी। उसकी सलाह से मैंने अपना पता विज्ञापन वाली जगह पर छपवा दिया। उसी दिन डाक से मेरे लिए एक छोटा सा गत्ते का डिब्बा आया। उसमें एक डिबिया थी जिसमें एक बहुत ही बड़ा चमकीला मोती था। लिखा हुआ कुछ नहीं था। उसके बाद से उसी तारीख पर हर साल एक वैसी ही डिबिया में एक वैसा ही मोती और आ जाता है, लेकिन भेजने वाले का आज तक कोई सुराग नहीं मिला। विशेषज्ञों ने देखकर बताया है कि वो मोती अद्वितीय और बेशकीमती हैं। आप खुद देख सकते हैं कि वे कितने खूबसूरत हैं। इतना कहते हुए उसने एक चपटी डिबिया खोली और हमें 6 मोती दिखाए जो इतने सुंदर थे जैसे मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। शर्लॉक होम्स ने कहा, तुम्हारी कहानी तो बड़ी ही रोचक है। क्या तुम्हारे साथ और भी कुछ हुआ है? जी हाँ, और आज ही हुआ है, और इसीलिए मैं आपके पास आई हूं। आज सुबह मुझे ये चिट्ठी मिली जो शायद आप खुद ही पढ़ना चाहेंगे। धन्यवाद, होम्स ने कहा। जरा इसका लिफाफा भी दो प्लीज। इस पर मोहर लगी है SW लंदन की और तारीख है 7 जुलाई। यहां पर कोने में ये किसी के अंगूठे का निशान है जो शायद पोस्टमैन का होगा। कागज बहुत ही बढ़िया किस्म का है। एक पैकेट लिफाफे 6 पेंस के आते हैं। अपने लिखने के सामान के बारे में बड़ा ही सलीके वाला व्यक्ति है ये।
और इस पर कोई पता नहीं दिया हुआ है। पत्र में लिखा है, आज रात 7 बजे लाइसियम थिएटर के बाहर बाएं से तीसरे खंबे पर मिलना। अगर तुम्हें कोई शक हो तो अपने साथ 2 मित्रों को ले आना। तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है और अब न्याय होगा। पुलिस को मत लाना। अगर तुम ले आई तो सब बेकार हो जाएगा। तुम्हारा अनजाना दोस्त। ये तो वास्तव में एक छोटा सा सुंदर रहस्य है। तुमने इसके बारे में क्या सोचा है मिस मॉर्स्टन? ठीक यही बात तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मिस्टर होम्स। फिर तो हम जरूर जाएंगे, तुम और मैं और मेरा दोस्त वॉटसन। पत्र भेजने वाले ने 2 मित्रों को लाने के लिए कहा है और हम पहले भी साथ साथ कई केसों पर काम कर चुके हैं। लेकिन क्या आपके दोस्त आएंगे? उसने आवाज और अपने चेहरे के भावों से जैसे मिन्नत करते हुए पूछा। मैंने उत्सुकता से कहा, मुझे गर्व और खुशी होगी अगर मैं किसी भी तरह की मदद कर पाऊं तो। उसने जवाब दिया, आप दोनों बड़े ही दयालु हैं। मैंने हमेशा एकाकी जीवन बिताया है और मेरा कोई मित्र नहीं है जिससे मैं मदद ले सकूं। मैं सोचती हूं कि अगर मैं यहाँ पर 6 बजे आ जाऊं तो ठीक रहेगा। इससे ज्यादा देर मत करना, होम्स ने कहा। और हाँ, एक बात और, क्या ये लिखावट वही है जो मोतियों की डिब्बियों पर लिखे पते वाली थी? उसने आधा दर्जन कागज के टुकड़े होम्स को पकड़ाते हुए कहा, मैं उन सबको अपने साथ लेकर आई हूं। तुम बहुत ही कमाल की क्लाइंट हो। तुम्हारा अंदाज हमेशा सही रहता है। लाओ मुझे दो। होम्स ने कागजों को मेज पर फैला दिया और एक से दूसरे पर जल्दी जल्दी अपनी निगाहें दौड़ाईं। इन सब में अपनी हैंडराइटिंग छुपाने की कोशिश की गई है, चिट्ठी के अलावा, लेकिन लिखने वाले के बारे में कोई शक नहीं है। ये देखो, ये ई अक्षर कैसे हर बार एक ही तरह से टूट जाता है, और एस अक्षर के आखिरी सिरे की घुमावट देखो, ये निश्चित ही एक ही आदमी ने लिखे हैं। मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीदें तो नहीं देना चाहता मिस मॉर्स्टन, लेकिन क्या इस लिखावट और तुम्हारे पिता की लिखावट में कोई समानता है? इन दोनों से ज्यादा अलग और कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम्हारा जवाब यही होगा। तो फिर हम 6 बजे तुम्हारा इंतजार करेंगे। ये कागज मेरे पास ही रहने दो। हो सकता है उससे पहले ही मुझे ये मामला समझ में आ जाए। अभी सिर्फ 3:30 बजे हैं। गुड बाय। चलती हूँ, हमारी मेहमान ने कहा, और हम दोनों की तरफ खुशी से देखते हुए उसने मोतियों का डिब्बा उठाया और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद मैंने अपने दोस्त की ओर मुड़कर कहा, कितनी आकर्षक लड़की है। उसने अपना पाइप फिर से सुलगा लिया था और अधमुंदी पलकों के साथ पीछे की ओर पसर गया। फिर अलसाते हुए बोला, अच्छा, मैंने गौर नहीं किया। तुम ना एकदम मशीन हो, मैंने कड़वाहट से कहा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर नाम को भी इंसानियत है ही नहीं। वो हल्के से मुस्कुराया, फिर बोला, सबसे जरूरी ये बात है कि व्यक्तिगत गुणों को आधार बनाकर कभी फैसले मत करो। कोई भी मुवक्किल सिर्फ एक इकाई होता है, किसी समस्या का सिर्फ एक छोटा हिस्सा। भावुकता से तर्क में बाधा आती है। मैं तुम्हें यकीन दिलाकर कह सकता हूं कि आज तक मेरी नजरों में जो सबसे सुंदर औरत आई है, उसे बीमे के पैसे के लालच में 3 छोटे बच्चों की हत्या करने के केस में फांसी दी गई थी। और मेरी जान पहचान का सबसे घिनौना दिखने वाला आदमी एक ऐसा दानवीर है जिसने लंदन के गरीबों के लिए करीब 2.5 लाख पाउंड खर्च किए हैं। लेकिन इस केस में मैं कुछ कहता इससे पहले ही उसने मेरी बात काट दी। मैं कभी भी अपवाद नहीं बना। अपवाद से नियम टूट जाता है। अच्छा, ये बताओ, क्या तुमने कभी किसी आदमी की लिखावट से उसके चरित्र को जानने की कोशिश की है? इस आदमी की लिखावट से तुम्हें इसके बारे में क्या समझ आता है? मैंने जवाब दिया, ये लिखावट स्पष्ट और एक जैसी है। एक चरित्रवान आदमी जो कोई व्यापारी होना चाहिए। होम्स ने ना में सिर हिलाया और बोला, इसके लंबे अक्षर देखो, वे छोटे अक्षरों के बराबर ही हैं। इसका डी ए भी हो सकता है और आई शायद ई हो सकता है। चरित्रवान लोग हमेशा अपने लंबे अक्षरों में फर्क करते हैं, चाहे उनकी लिखावट कितनी भी अस्पष्ट हो। इसके के अक्षर भी एक जैसे नहीं हैं। अब मैं बाहर जा रहा हूं, मुझे कुछ नतीजे निकालने हैं। मेरी तुम्हें सलाह है कि तुम ये किताब पढ़ो। आज तक लिखी गई किताबों में ये सबसे अच्छी किताब है। मैं 1 घंटे में वापस लौट आऊंगा। जब होम्स वापस लौटा तब 5:30 बज चुके थे। वो खुश था, उत्सुक था और चहक रहा था। चाय का प्याला थामते हुए वो बोला, इस मामले में कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है। सारे तथ्य मिलकर एक ही बात दिखा रहे हैं। क्या?
तुमने मामला अभी से सुलझा भी लिया? मैंने हैरानी से कहा। ये कहना तो कुछ ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मैंने एक तथ्य ढूंढ लिया है जो इस मामले को साफ कर देता है। बस अब उसमें बाकी बातें जाननी रह गई हैं। द टाइम्स अखबार की पुरानी फाइलों पर नजरें दौड़ाने पर मैंने पाया कि अपर नॉरवुड में रहने वाला 34वीं बंबई बटालियन का मेजर शॉल्टो 28 अप्रैल 1882 को मर गया था। हो सकता है मैं बेवकूफ हूं होम्स, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस बात से क्या जाहिर हो रहा है। मैंने कहा। अच्छा, तुम्हें इससे कुछ समझ नहीं आया? तुम तो मुझे हैरानी में डाल देते हो। अच्छा, इस बात को ऐसे देखो, कैप्टन मॉर्स्टन गायब हो जाता है। लंदन में जिस एकमात्र व्यक्ति के पास वो जा सकता है वो है मेजर शॉल्टो। मेजर शॉल्टो कहता है कि उसे इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि मॉर्स्टन लंदन में है। 4 साल बाद शॉल्टो मर जाता है। उसकी मौत के सिर्फ 1 हफ्ते के बाद कैप्टन मॉर्स्टन की बेटी को एक कीमती उपहार मिलता है जो हर साल दोहराया जाता है, और अब एक चिट्ठी आती है जो ये बताती है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। नाइंसाफी की ऐसी भला क्या बात हो सकती है सिवाय इसके कि उसको अपने पिता से वंचित कर दिया गया था? और क्यों ये उपहार शॉल्टो की मौत के फौरन बाद से आने शुरू हुए? अगर शॉल्टो का वारिस इस रहस्य के बारे में नहीं जानता होता और वो इसका प्रायश्चित नहीं करना चाहता। क्या तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई सुझाव है जो इन सारे तथ्यों से मेल खाता हो? लेकिन ये कितना अजीब प्रायश्चित है। उसने वो पत्र अब क्यों लिखा? 6 साल पहले क्यों नहीं लिखा? और फिर वो पत्र उसको न्याय दिलाने की बात कह रहा है। उसको भला कौन सा न्याय मिल सकता है? ये मानना तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा कि उसका पिता अभी जीवित है। इस मामले में और किसी तरह की कोई ज्यादती हुई ही नहीं है जिसके बारे में हमें जानकारी हो। होम्स ने सोचते हुए कहा, हाँ, कुछ बातें अभी समझ नहीं आ रही हैं, लेकिन आज रात वहां जाने से सारी मुश्किल हल हो जाएगी। आहा, ये एक गाड़ी आई है और उसके अंदर जरूर मिस मॉर्स्टन है। क्या तुम पूरी तरह तैयार हो? तो फिर हमें जल्दी से नीचे चलना चाहिए क्योंकि हमारे जाने का समय हो गया है। मैंने अपना हैट और अपनी सबसे मोटी छड़ी उठाई, लेकिन मैंने देखा कि होम्स ने अपनी दराज से रिवॉल्वर निकालकर अपनी जेब में डाल ली थी। ये साफ था कि वो समझ रहा था कि हमारा आज रात का काम कुछ गंभीर मोड़ भी ले सकता था। मिस मॉर्स्टन एक गहरे रंग के ओवरकोट से ढकी थी और उसका संवेदनशील चेहरा शांत था लेकिन पीला पड़ा हुआ था। निश्चित तौर पर वो काफी घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी उसने अपना संयम बना रखा था और होम्स ने उससे जो भी कुछ पूछा उसने तत्परता से उन सवालों का जवाब दिया। उसने कहा, मेजर शॉल्टो मेरे पापा के पक्के दोस्त थे। उनके पत्रों में मेजर का जिक्र भरा रहता था। वो और पापा अंडमान द्वीप में सेना की कमान पर थे और उनका काफी वक्त एक साथ गुजरता था। और हाँ, पापा की मेज से एक अजीब सा कागज मिला था जिसे कोई भी समझ नहीं पाया था। मुझे नहीं लगता कि उसका थोड़ा सा भी कोई महत्व होगा, लेकिन ये सोचकर कि शायद आप उसे देखना चाहें, मैं उसे अपने साथ ही ले आई हूं। ये रहा वो। होम्स ने ध्यान से उस कागज को खोला और घुटने पर रखकर उसे सीधा करना चाहा। फिर उसने बड़े कायदे से एक डबल लेंस से उसका निरीक्षण किया। कुछ देर देखते रहने के बाद उसने कहा, ये देसी भारतीय कागज है। कुछ समय तक ये किसी बोर्ड पर पिन की मदद से लटका रहा है। इस पर जो चित्र बना है वो लगता है किसी बड़ी इमारत का नक्शा है जिसमें बहुत सारे हॉल, बरामदे और रास्ते हैं। एक जगह पर लाल रंग का एक क्रॉस बना हुआ है और उसके ऊपर धुंधली पेंसिल से लिखा है बाएं से 3.37। बाएं हाथ के कोने में एक लाइन में एक दूसरे को छूते 4 क्रॉस के निशान बने हैं। उनके पास बहुत ही गंदी लिखावट में लिखा है 4 का चिन्ह। जोनाथन स्मॉल, मोहम्मद सिंह, अब्दुल्ला खान और दोस्त अकबर। मैं मानता हूं कि मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इस मामले से इसका क्या संबंध है, लेकिन इतनी बात पक्की है कि ये बड़ा ही जरूरी कागज है। इसे एक पॉकेट बुक में ध्यान से संभाल कर रखा गया है क्योंकि ये दोनों तरफ से बिल्कुल साफ है। जी हाँ, हमें उनकी पॉकेट बुक में ही ये मिला था, मैरी ने कहा। तो फिर इसे संभाल कर रखिए मिस मॉर्स्टन, क्योंकि ये हमारे काफी काम का साबित हो सकता है। अब मुझे शक होने लगा है कि ये मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा और पेचीदा है जितना मैंने पहले समझा था। मुझे अपने विचारों पर फिर से सोचना होगा। वो घोड़ा गाड़ी में लेट गया और उसकी तनी हुई भ्रिकुटी
और खाली आंखें देखकर मैं समझ गया कि वो गहरी सोच में डूबा है। मिस मॉर्स्टन और मैं धीमी आवाज में आज के हालातों और शाम की मुलाकात के नतीजों का अंदाज लगाते रहे, लेकिन हमारा मित्र तब तक चुप रहा जब तक हमारी यात्रा खत्म नहीं हो गई। सितंबर की शाम थी और अभी 7 भी नहीं बजे थे, लेकिन दिन काफी बेजान सा था और उस बड़े शहर में घना कोहरा छाया था। सड़क पर जलते लैंप की छितरी रोशनी फिसलकर सड़क के किनारे पर एक कमजोर गोले के रूप में बिखर रही थी। दुकानों की खिड़कियों से बहती पीली चमक धुएंदार माहौल में मिल गई थी और भीड़ भाड़ वाली उस जगह पर धुंधली कंपकपाती सी रोशनी फेंक रही थी। इस सारे उदास और अजीब माहौल से मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी। मिस मॉर्स्टन के हाव भाव से मैं समझ पा रहा था कि वो भी ऐसा ही महसूस कर रही है। सिर्फ होम्स ही इन छोटी मोटी बातों के ऊपर उठ सकता था। उसने अपने घुटनों पर एक खुली हुई नोटबुक रखी हुई थी और बीच बीच में वो अपने जेब की लालटेन की रोशनी में कुछ संख्याएं और कुछ बातें उस पर लिख रहा था। लाइसियम थिएटर में काफी ज्यादा भीड़ थी। आगे की तरफ गाड़ियां और 4 पहिए वाले वाहन खड़खड़ाते हुए चले आ रहे थे। उनमें से सफेद शर्ट पहने पुरुष और कीमती शॉल और हीरे के आभूषणों से लदी स्त्रियां उतर रहे थे। हम तीसरे खंभे तक पहुंचे भर थे, जो हमारे मिलने की तय जगह थी, कि तभी एक छोटा काला और फुर्तीला आदमी गाड़ीवान की ड्रेस पहने हमें पुकार उठा। उसने पूछा, क्या आप लोग मिस मॉर्स्टन के साथ आए हैं? मैरी ने कहा, मैं हूं मिस मॉर्स्टन और ये दोनों मेरे मित्र हैं। गाड़ीवान ने कहा, आप मुझे माफ कीजिएगा मिस, लेकिन आपको कसम खाकर ये कहना होगा कि इन दोनों व्यक्तियों में से कोई भी पुलिस का अफसर नहीं है। मैं कसम खाकर कहती हूं, मैरी ने जवाब दिया। उसने एक तीखी सीटी बजाई, जिस पर एक लड़का गाड़ी लेकर वहां आ गया और उसका दरवाजा खोल दिया। जिस आदमी ने हमसे बात की थी वो गाड़ीवान की जगह पर बैठा, जबकि हम लोग अंदर बैठ गए। हमारे बैठते ही उसने घोड़े को चाबुक मारा और धुंध भरी सड़कों पर हम तेजी से चल पड़े। ये बड़ी ही अजीब स्थिति थी। हम एक अनजान जगह किसी अनजान काम के लिए जा रहे थे, फिर भी ये निमंत्रण या तो पूरी तरह कोई मजाक था या फिर हमारे पास काफी वजह थी ये सोचने की कि हमारी इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण मुद्दे जुड़े हुए हैं। मिस मॉर्स्टन का रवैया पहले जैसा ही सधा हुआ था। मैंने उसका मन बहलाने की कोशिश करते हुए अफगानिस्तान के अपने कुछ अनुभव सुनाए, लेकिन सच कहूं तो मुझे खुद ही अपनी स्थिति पर इतनी उत्तेजना और बेचैनी हो रही थी और अपनी मंजिल के बारे में जानने का इतना कौतूहल था कि मुझे खुद अपनी कहानियां बेजान सी लग रही थी। पहले तो फिर भी मुझे कुछ अंदाज लग रहा था कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन जल्दी ही तेज रफ्तार, कोहरे और लंदन के बारे में अपने सीमित ज्ञान की वजह से मैं दिशा का ज्ञान खो चुका था और कुछ नहीं समझ पा रहा था सिवाय इसके कि हम कहीं बहुत ही दूर जा रहे हैं। होम्स के साथ ऐसा नहीं था और जब भी घोड़ा गाड़ी चौराहों और गलियों से गुजरती तो वो उनके नाम बुदबुदाता जा रहा था। ये रॉचेस्टर रो, अब विंसेंट स्क्वायर, और अब हम वॉक्सहॉल ब्रिज रोड से निकल रहे हैं। अब शायद हम सरे साइड की ओर जा रहे हैं। बीच में हमें टेम्स नदी की झलक मिली, जिसके विस्तृत शांत पानी में लैंप चमक रहे थे, लेकिन हमारी कैब उससे भी आगे बढ़ती गई और जल्दी ही उसके पार पहुंचकर सड़कों के जाल में उलझ गई। मेरा मित्र बोला, ये वॉन्ड्सवर्थ रोड, प्रायरी रोड, लार्क हॉल लेन, स्टॉकवेल प्लेस, रॉबर्ट स्ट्रीट, कोल्ड हार्बर लेन। हमारी खोज हमें ज्यादा फैशनेबल इलाकों की तरफ नहीं ले जा रही है। और वाकई में हम एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां का माहौल कई सवाल खड़े कर सकता था। बेजान से ईंटों के मकानों की लंबी कतारों में कुछ रंगीनी सिर्फ कोनों में खड़े जनता घरों से आ रही थी। उसके बाद 2 मंजिले मकानों की बारी आई। हर मकान के आगे एक छोटा सा बगीचा था और उसके बाद नई बनी ईंटों की इमारतों की कतारें। बड़ा शहर अपने दानवी शिकंजे अपनी सीमा के बाहर तक फैला रहा था। आखिरकार कैब नई छत वाले 3 नंबर के घर पर रुकी। उसके दोनों ओर के किसी भी घर में कोई नहीं रह रहा था और जहां पर हम रुके वो भी बाकी घरों जितना ही अंधकार में डूबा था। बस उसकी किचन की खिड़की से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। हमारे दरवाजा खटखटाने पर एक हिंदू नौकर ने तुरंत दरवाजा खोला। वो पीली पगड़ी, सफेद ढीले कपड़े और एक पीला पटका पहने हुए था। एक सस्ते उपनगरीय से घर के साधारण से दरवाजे पर पूर्व की ये आकृति हमें कुछ असंगत लगी। उसने कहा, साहब आपका इंतजार कर रहे हैं।
और उसके बोलते ही अंदर के किसी कमरे से एक ऊंची तीखी आवाज आई, इन लोगों को फौरन मेरे पास ले आओ। इससे आगे की कहानी सुनने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए लिंक को क्लिक करके सुने साइन ऑफ 4 का भाग 2।